नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवेज में पूछे गए पिछले 25 साल के क्वेश्चंस को और उसी सीरीज को आगे चलाते हैं। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ग्वाइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि घेंगा रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग कौन सा रोग है स्टूडेंट? जो गर्दन है ना, ये फूल जाती है, ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, पूरी गर्दन जो है वो गलघोटू रोग भी कह देते हैं इसे, बहुत ज्यादा फूल जाती है, ठीक है। तो ये जो गोइटर यानी कि घेंगा रोग है, ये होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? ये होता है आयोडीन की कमी से। जब बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तब होता है घेंगा रोग। क्यों होता है? तो देखिए, ये जो हमारी गर्दन है, इस गर्दन में एक ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इस थायराइड ग्रंथि में क्या होता है? एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जिसके बनने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। तो आयोडीन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है। अब आयोडीन जब कम हो गया तो थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं करेगी, तो ये क्या करती है? ये फूल जाती है और फूलने की वजह से गर्दन भी फूल जाती है, ठीक है। तो इस रोग को कहते हैं घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से होता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है स्टूडेंट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास आता है। अच्छा, ये जो टेम्परेचर वाला है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? CaOCl2। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम। देखो, Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी और Cl2 मतलब क्लोराइड, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है स्टूडेंट? रंग उड़ाने में काम आता है। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में ऐसा कौन सा तत्व है जो एक्चुअली कपड़े का रंग उड़ाता है? तो आपको याद रखना है, जो क्लोराइड है ना, यही जो है वो ब्लीचिंग का इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। याद रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो प्रतिरोध मापने को की इकाई को कहते हैं ओम, ठीक है। ओम जो होती है वो किसकी इकाई होती है? रेजिस्टेंस की। और ये मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र की मदद से, जिसका नाम है ओम मीटर। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इज नोन एज ओम मीटर। ओम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे ये पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा, रेजिस्टेंस होता क्या है? रुकावट। करंट को पास करने में जो रुकावट मिलती है उसे बोलते हैं, ठीक है। और एक ओम लॉ भी होता है, वो भी याद रखिएगा। ओम का नियम होता है एक ओम लॉ, वो क्या होता है? वो होता है V बराबर IR, ठीक है। V क्या है? विभव यानी पोटेंशियल, विभवांतर भी बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट यानी कि विद्युत धारा, और R है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है फॉर्मूला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी के लिए इस्तेमाल किया जाता है Ag। क्या इस्तेमाल किया जाता है? Ag। देखिए, एक बात याद रखिएगा, देखो कई बार ये क्वेश्चन भी हो जाता है कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम का नाम क्या है? स से शुरू होता है, S से, लेकिन सिंबल क्या है? Na। ऐसे ही चांदी है, सिल्वर सिंबल क्या है? Ag। गोल्ड है, उसका सिंबल क्या होता है? Au। ये क्यों होते हैं स्टूडेंट? ये होते हैं, आयरन है, जैसे आयरन का सिंबल है Fe। ये होते हैं इनके पुराने नाम के आधार पर। चांदी का पुराना नाम था आर्जेंटम। क्या नाम था? आर्जेंटम, जिस नाम पे इसका सिंबल Ag पड़ा था। अब उसका नाम सिल्वर कर दिया गया। इसी तरीके से गोल्ड का पुराना नाम था ओरम, जिस वजह से उसका सिंबल Au होता है। आयरन का पुराना नाम था फेरम, जिस वजह से उसका सिंबल Fe होता है, ठीक है। पोटेशियम का पुराना नाम था केट्रियम, इसलिए उसका सिंबल K होता है, ठीक है। ऐसे सोडियम का था नेलियम, तो उसके अकॉर्डिंग Na हो गया, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये पुराने नेम के आधार पर सिंबल दिए गए हैं। तो कुछ ये जो सिंबल होते हैं इन्हें हमेशा अपने दिमाग में रखा करो। टंगस्टन है, W उसका सिंबल होता है, ठीक है। टिन है, Sn उसका सिंबल होता है। लेड है, Pb उसका सिंबल होता है। ये चीजें याद रखिए करें, क्योंकि ना बाकी तो तुक्के लग जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He हो गया, लिथियम का Li हो गया, बट इनकी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इनके सिंबल याद करने मुश्किल हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने देखो
इनको पता है पेपर वालों को कहाँ पे आप गलती करोगे वो क्वेश्चन दे देते हैं। तो Ag क्या होता है, चांदी के लिए, Au क्या होता है, सोने के लिए, ठीक है, सोने के लिए गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, वेव हैविंग स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें कौन सी होती है? तो सबसे कम वेवलेंथ होता है स्टूडेंट गामा रेस का। किसका होता है? गामा रेस का। सबसे कम वेवलेंथ होती है गामा रेस की, ठीक है, गामा किरणें, ठीक है। और सबसे ज्यादा क्या होती है इनकी? आवृत्ति होती है, आवृत्ति सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, कीमोथेरेपी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, कीमोथेरेपी किस रोग के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है? कीमोथेरेपी होता है केमिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट करवाया जाता है इंसान का। और ये कब करवाया जाता है? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ये करवाई जाती है कैंसर पेशेंट्स की, ठीक है। तो किस डिसीज में करवाई जाती है? तो कैंसर में करवाई जाती है, कैंसर रोग में, ठीक है, याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच हेलोजन इज यूज्ड टू अटैक ऑन ग्लास, वह हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है। तो कांच के ऊपर प्रहार करती है सबसे ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली फ्लोरीन। क्या अटैक करती है? फ्लोरीन। कुछ क्वेश्चन सीधे आपको याद करने हैं, ठीक है। फ्लोरीन जो है इसका सिंबल क्या होता है? एफ, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9, ठीक है। तो ये क्या है? ये है वो जो कि ग्लास के ऊपर सीधे प्रहार करती है। इसके अलावा क्या याद रखना है? हेलोजन कहलाता है फ्लोरीन। देखो, फुल क्लास ब्राजील आई, ठीक है, या फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये जो है ये क्या है? हेलोजन फैमिली है। हेलोजन, हेलोजन का मतलब पता है ना? हेलो से जनरेट होने वाली, हेलो मतलब समुद्र, नमकीन जगह जहां पर नमक ज्यादा हो, तो जो साल्टी जगह पर होती है जनरेट यानी उत्पन्न, उन्हें बोलते हैं हेलोजन। ये समुद्र से मिलते हैं सारे के सारे हमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ऑन व्हाट प्रिंसिपल रॉकेट वर्क्स, यानी कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट का सिद्धांत याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, ठीक है। और एक्शन ऑफ मतलब जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो भी मान्य होता है, यानी कि वो पीछे की तरफ प्रेशर देता है, फोर्स लगाता है धरती पे अपनी गैसेस से, और धरती फिर उस पर लगाती है और वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, हु इज नोन एज फ्यूचर फ्यूल, यानी कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन, मैंने जो फ्यूल वाली क्लास करवाई है ना उसमें पहली लाइन यही बोली है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, एक ऐसा तत्व जो कि खुद ही नहीं जानता कि ये मेटल है या नॉन मेटल। देखो, और ये हमारा क्या है? भविष्य का ईंधन है, फ्यूचर फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सन में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, याद है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, ग्रेनाइट इज फाउंड इन, ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? ग्रेनाइट कहाँ मिलता है बताओ? पृथ्वी के क्रस्ट में। कहाँ पे मिलता है? 51, अर्थ क्रस्ट में, पृथ्वी के भूतल में मिलता है क्या? ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने एटम के बारे में कुछ बताया। इन्होंने बोला कि एक परमाणु जो होता है वो एक तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज में लाल रंग का भाग होता है जो हम खाते हैं, और उस लाल रंग के भाग में बीज पड़े होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि जो एटम होता है उसमें भी बहुत सारा लाल रंग का भाग होता है, मतलब एक भाग होता है जो कि पॉजिटिव कहलाता है, यानी धनात्मक कहलाता है। और उस धनात्मक का नाम नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये बोला इस धनात्मक के बीच बीच में कुछ नेगेटिव भाग पड़े होते हैं, जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, वैसे ही पड़े होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बात बोली थी जे थॉमसन ने, और इस मॉडल को बोला था वाटरमेलन मॉडल। क्या बोला था? वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। इनके बाद हमारे रदरफोर्ड साहब आए। कौन आए इनके बाद? रदरफोर्ड साहब आए। उन्होंने सोने की पत्ती का एक्सपेरिमेंट किया, यानी गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि भाई ये जो आप पॉजिटिव पार्ट की बात कर रहे हो ना, ये एक्चुअली सेंटर में पड़ा है एक न्यूक्लियस होता है जिसमें सारा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी यानी नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनकी खोज किसने की? चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज अगर पूछ ली जाए ना, तो याद रखना है गोल्डस्टीन ने की। गोल्डस्टीन ऑप्शन में ना हो तो रदरफोर्ड ने की, ठीक है। पाजी टाई लगा के नाचो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास। स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा के अध्ययन को बोलते हैं स्टूडेंट पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी बोलते हैं मृदा यानी मिट्टी के अध्ययन को, कि कैसी मिट्टी है, दानेदार है, एल्यूवियल है, लोमी है, क्लेई है, ये सारी चीजें जब देखते हैं ना कि इसमें कंकर कितने हैं, ठीक है, ये सब देखते हैं तो वो होती है स्टडी ऑफ सॉइल, जो कि कहलाती है पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 54। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय विच, मानसिक सूचना का अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे होता है? तो जो अनुवांशिक सूचना होती है यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो आपके अंदर कैसे आएंगे, यानी कि फादर और मदर से उनके करेक्टर चिल्ड्रन में कैसे आएंगे? तो ये आते हैं स्टूडेंट, देखो फादर से आते हैं क्रोमोसोम, मदर से आते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। ये क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम होते हैं। ये क्रोमोसोम मिलकर बनते हैं स्टूडेंट। इनको देखोगे ना तो इसके अंदर ना धागे होते हैं इस तरीके से, इसको ध्यान से देखोगे तो ये होता है डीएनए। तो डीएनए वो चीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है, क्या लेके? गुण लेकर। डीएनए को भी और थोड़ा डीप बता दूं, डीएनए मिलकर बनता है, ये तो डीएनए है, ठीक है, इसके बीच बीच में प्रोटीन पड़ा होता है और क्या पड़े होते हैं? जीन पड़े होते हैं। जीन, तो डीएनए की भी जो छोटी यूनिट होती है ना वो होती है जीन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या जाता है तो आप बोलोगे जीन जाता है, किस में बैठ के? डीएनए में बैठ के। डीएनए जाता है क्रोमोसोम में बैठ के। यानी कि आप ऐसे मानिए कि एक गाड़ी है, गाड़ी में आप बैठे हो, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ ना कि मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो घर से स्कूल जा रहा है। अब वो कैसे जाएगा? देखो एक गाड़ी में बैठ के जा रहा है मान लीजिए, तो मैं बोलूँगी गाड़ी घर से स्कूल जा रही है, और मैं ये भी बोलूंगी कि बच्चा घर से स्कूल जा रहा है। दोनों ही बातें हैं ना, क्योंकि गाड़ी में बच्चा बैठा है। बस बिल्कुल वैसे ही है, क्रोमोसोम जनरेशन में पास होता है, सही है, क्रोमोसोम में बैठ के डीएनए पास होता है, सही है, डीएनए में बैठ के जीन पास होते हैं, सही है। तो याद रखना, इसका आंसर तो मैं डीएनए दे रही हूँ, लेकिन वैसे आंसर जीन और क्रोमोसोम भी हो सकते हैं, ठीक है। वो एग्जामिनर का मतलब चॉइस है कि वो किस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55। विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है स्टूडेंट, इसके अंदर भरी जाती है आर्गन। कौन सी गैस? आर्गन। आर्गन क्या होती है? एक अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस होती है, ठीक है। आर्गन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में, और विद्युत बल्ब की जो ये फिलामेंट होती है ये बनी होती है टंगस्टन की। किसकी? W यानी टंगस्टन की, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत उच्च तापमान पे जाके ये पिघलता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अब आप बोलोगे दूरबीन का, नहीं, साइंटिफिक पढ़ रहे हैं ना, साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहां पर आप बोलोगे टेलीस्कोप का। टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारे पास? अच्छा, सीरीज गलत होगी, 52, 53, 54, 55 और ये 56। टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है किसी दूर की चीज को देखने के लिए। जैसे कि हमें घर पे बैठ के चांद तारे देखने हैं ना, तो चांद तो दिख जाते हैं, तारे भी दिख जाते हैं, लेकिन उसको और ध्यान से देखना है तो दूरदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, गैलेक्सीज वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। फॉर विच पर्पज बैरोमीटर इज यूज्ड, बैरोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? बैरोमीटर जो होता है स्टूडेंट, देखो मैंने आपको कई करवाए हैं। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मापता है हवा की, बैरोमीटर प्रेशर मापता है, ठीक है। तो वायु का दाब मापने के लिए, वायु का दाब मापने के लिए यानी एयर प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। हु गेव लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम किसने दिए? तो गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे? न्यूटन ने। न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम क्या बताता है? पहला नियम बोलते हैं जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं, यानी जड़त्व का नियम बोल देते हैं, गैलीलियो का नियम बोल देते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने उसके बारे में बताया था। ये नियम, पहला नियम हमें बताता है कि बल होता क्या है। बल ये बोलता है कि कोई चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई धक्का ना लगाए, यानी बल ना लगाए। कोई चीज चल रही है वो चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोके ना। तो बल क्या होता है? जो किसी चलती हुई चीज को रोके, किसी रुकी हुई चीज को चला दे, ये बल होता है। ये बोलता है पहला लॉ। दूसरा लॉ जिसे रियलिटी लॉ भी कहते हैं, लॉ ऑफ रियलिटी भी कहते हैं। और दूसरा लॉ हमें क्या बताता है? ये बताता है बल का फॉर्मूला, यानी कि F बराबर क्या होता है? ma मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण बल होता है। ये बात बताता है हमें दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा बोलता है कि हर एक एक्शन का
रिएक्शन होगा, यानी कि अगर हम किसी चीज़ पे बल लगाएंगे तो उतना ही बल वो चीज़ हम पे लगाती है। ये बात बताता है हमें तीसरा लॉ, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। और ये बात तीसरे लॉ में और क्या याद रखना है आपको, याद रखना है कि हमेशा दो बॉडीज के बीच में बल लगता है। मैं चल पा रही हूँ क्योंकि मैं पृथ्वी पे अपने पैर से धक्का मार रही हूँ, और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी मुझे धक्का मार देती है। पानी में कोई स्विम कैसे करता है? हम पानी को ऐसे धक्का मारते हैं तो हम आगे चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी ने भी हमें धक्का मार दिया। तो ये होता है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हमारी पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। कौन सी होती है? लिथियम। और सबसे भारी बताओ। तो आप लोगों की आज की क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब आज आप लोग कमेंट में मुझे आंसर देंगे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला धातु कौन सा होता है। मैंने करवाया हुआ है मेटल नॉन मेटल में, जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो, और याद है तो आंसर दे सकते हो। क्या बोला मैंने? सबसे भारी मेटल या सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला मेटल कौन सा होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय, इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय की एक खास बात होती है स्टूडेंट, देखो ये हमारे जो हमारा पेट होता है ना, उससे आती है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में यहाँ पे होता है अग्नाशय, ये होता है अग्नाशय, फिर ये आगे चली जाती है। तो ये अग्नाशय की खास बात क्या है स्टूडेंट? एक तो ये पाचन के समय एंजाइम देता है, किसमें? ड्यूडेनम में। और दूसरा ये हार्मोन भी देता है। तो ये दोनों काम करता है, एंजाइम भी देता है और हार्मोन भी देता है, यानी कि ये एक्सोक्राइन ग्रंथि भी है, बहिस्रावी ग्रंथि भी है, क्योंकि एंजाइम दे रहा है, एंजाइम देने वाली ग्रंथियां एक्सोक्राइन होती है, और हार्मोन दे रहा है इसीलिए एंडोक्राइन भी होती है, यानी अंतस्रावी ग्रंथि भी है। दूसरा डिफरेंस क्या है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में करवाया हुआ है। एक्सो अपनी सिक्रीशन डक्ट में देती है, ट्यूब में देती है, लेकिन एंडो अपनी सिक्रीशन ब्लड में दे देती है। ठीक है, तो देखो ये डक्ट के थ्रू इसको ड्यूडेनम में देगा एंजाइम, तो ये एक्सो हो गया, और यहां से इसके ब्लड में, ब्लड वेसल्स में ये अपने हार्मोन देता है, 3 हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागन, सोमेटोस्टेटिन, जो कि शुगर को बैलेंस करते हैं। तो ये कौन करता है? पैनक्रियाज। तो ये कहलाती है स्टूडेंट मिश्रित ग्रंथि। क्या कहलाती है? मिश्रित ग्रंथि कहलाता है पैनक्रियाज। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, इंसुलिन की खोज कहाँ से की गई थी? तो कुत्ते के अग्नाशय से पहली बार इंसुलिन खोजा गया था, बेंटिंग और बेस्ट ने खोजा था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, काफी इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने आप लोगों को। टेलीग्राम पे आप जा सकते हैं पीडीएफ के लिए, आंसर्स के लिए, टेस्ट के लिए, नोट्स के लिए, और कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी लेने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।